कहीं न कहीं हम शहर में जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता है उनकी आवश्यकता पार्टी को रहती है। से पार्टी में केवल पद लेकर दायित्व लेकर रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए स्थान थोड़ा सा मुश्किल है। जो एक झूठ को छुपाने के लिए 200 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ मैं कोई भी निर्णय अकेले नहीं करता। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था जी। विद्यार्थी परिषद में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य का मेरे को दायित्व था जी। मेरा गांव है वल्लभ नगर। सब स्टूडेंट की सपोर्ट से मैं चुनाव लड़ा और एक रिकॉर्ड वोटों से मैं चुनाव जीता जी। जो मेरे सामने चुनाव लड़े वो भी हमारे भाई हैं। मेरी तरफ से तो मेरी तो कोई दोस्ता रही नहीं है जी। मयूर ध्वज जी, आपको कौन से देहात के कार्यक्रम में आपको देहात के किस इलाके से दिखे आपको? वो शायद तक वो तो मेरे पड़ोसी के बारे में तो ज्यादा ध्यान होगा आपको। ध्यान क्या जो व्यक्ति संगठन के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी में जगह मिलना कितना न्यायोचित है? कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अभियान है। कोई भी व्यक्ति संगठन से चुनाव लड़ा और जो व्यक्ति उसके सामने चुनाव लड़ा किसी अन्य दल से और वो आके फिर उसी के संगठन में पद पे कार्य करता है, तो साथ वाले जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनके मन में निराशा का भाव जरूर आता है। आप विचारधारा के साथ आएंगे, किसी को तकलीफ नहीं है। आप सीधा पदाधिकारी बन के आएंगे तो जो लोग उस विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरे नहीं और किसी भी संगठन में जी, ये विषय हो सकता है जी, तो वो निराशा आती है लोगों में जी। मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक ही चीज कहते हैं, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर चले। कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये मेरे दिल पे हाथ, आप बोलिए, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ। और जिसने जीवन में गलतफहमी पाली वो एक समय के बाद उसका निर्णय पार्टी ने स्वयं कभी ना कभी कर दिया। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आपने पीछे जो ये पोस्टर देखा वो इस बात का साक्षी है कि मयूर ध्वज अब उदयपुर देहात के जिला मंत्री यहाँ पर बन चुके हैं और पूरा शहर इसी पोस्टर से रंग दिया गया। खुशी क्यों ना हो, क्योंकि लंबे समय के वनवास के बाद ये पद यहाँ पर मिला। आपको एक किस्सा सुना दूँ। गोगुंदा के अंदर एक बहुत कद्दावर नेता रहते हैं। उनके पुत्र को जब सुखेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो तत्कालीन जो सीआई थे उन्हें तुरंत प्रभाव से यहाँ से भेजा गया और लंबे समय के प्रयास के बाद भी सीआई साहब कभी भी उदयपुर की सरजमी पर नहीं आ सके। वैसा ही दबदबा उदयपुर शहर के अंदर प्रमोद सामर का भी है। उसके बावजूद उनके जो पुत्र हैं नीरज सामर के सामने चुनाव लड़ने वाले मयूर ध्वज को पार्टी ने जिस तरह से बड़े पद से यहाँ पर नवाजा है वो कहीं ना कहीं पूरे उदयपुर शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी है, मैं कैमरामैन से वापस चाहूँगा कि आप एक बार ऊपर की तरफ वापस दिखाएं। आप ऊपर जो देख रहे हैं पोस्टर, उसके अंदर आप अंतिम फोटो देखने का प्रयास करें जो हमारे शहर विधायक ताराचंद जी का है। आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि गुलाब के भरोसे वाला तारा क्या अब खुद चमकने लगा है। उसका जीता जागता सबूत है मयूर ध्वज को जो पद यहाँ पर मिला है, उसका जीता जागता सबूत है। क्योंकि लंबे समय से बीजेपी के अंदर द्वितीय पंक्ति में बैठने वाला गुट अब कहीं ना कहीं पदों पर, या बीजेपी की भाषा में कहें तब उन्हें दायित्व यहाँ पर मिलने लगे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहा कि हमने हर एक उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं इस पूरे जो चर्चा थी उसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। हमने देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान साहब से भी बात करी, तो हमने मयूर ध्वज सिंह से भी बात करी। वहीं हमने 2016 में एबीवीपी से टिकट लाए नीरज सामर से भी इस विषय पर बात करी। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और आप खुद तय कीजिएगा
या गुलाब के भरोसे वाला तारा खुद चमकने लगा है? हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा देहात के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम प्रणाम। सर, पहला प्रश्न आपसे ये है कि बहुत से आप ही के कार्यकर्ताओं ने ये इल्ज़ाम लगाया कि देहात का अब शहरीकरण हो रहा है, भाजपा देहात का अब शहरीकरण हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये विषय मेरे भी संज्ञान में आया था। ऐसा नहीं है शहरीकरण हो रहा है जी, परंतु जिस हिसाब से पार्टी का काम बढ़ रहा है जी, पार्टी का काम लेकर कार्यालय के काम, ऑफिस वर्क, प्रवास, अधिकारियों से मुलाकात, मेल मुलाकात, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करना, जी, इनके लिए कहीं न कहीं हम शहर में जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता है उनकी आवश्यकता पार्टी को रहती है। पर उनका तो निवास ही शहरों में है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से कैसे समस्या से अवगत होंगे? नहीं, उनके लगातार प्रवास रहते हैं जी। मैंने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की है और शायद आपको संज्ञान होगा कि मैं तो नहीं मांगता कोई कार्यकर्ता इल्ज़ाम लगा रहे, परंतु आपका प्रश्न इस प्रकार का था। मेरी जानकारी में मुझसे व्यक्तिगत किसी ने शिकायत नहीं की जी, मुझे भी कुछ अखबारों के माध्यम से पढ़ने का मिला, जी, है ना। तो अब ईमानदारी से पार्टी में केवल पद लेकर, दायित्व लेकर रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए स्थान थोड़ा सा मुश्किल है। जी। विशेष लगता हुआ एक प्रश्न है सर जी। कि अब तक जो हमेशा हाँ जो भी चुनाव लड़े हाँ वो संगठन के खिलाफ लड़े, उन्हें संगठन में दायित्व मिला और लंबे समय के बाद एक जो पूरी टीम थी जो बीजेपी में द्वितीय पंक्ति में आती थी, अब वो अग्रणी पंक्ति में आ गई है। इस पर क्या कहना है सर आपका? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं पाया हूँ आपकी बात को। मुझे तो पार्टी ने मयूर ध्वज जिन्होंने नीरज सांबर के सामने चुनाव लड़ा था, एबीवीपी के सामने, हाँ, उन्हें आपने जिला मंत्री के पद से नवाजा है। हाँ, संगठन की मुखालफत करने के बाद भी क्या मयूर इस ध्वज का जहाँ तक प्रश्न है, जी, मैं ईमानदारी से बात करता हूँ क्योंकि उससे ठीक रहता है। ताकि कई बार क्या होता है कि झूठ बोलते हैं ना, तो एक झूठ को छुपाने के लिए 200 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जी, जी। मेरे अनेक पार्टी के अनेक लोगों ने, इवन जो विचार परिवार के लोगों हैं, उन्होंने 3 इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के नाम मुझे अवगत कराए थे कि इनको सक्रिय करो जी, और उनका लगातार मेरे पास आग्रह था। तो 3 को तो मैं एक साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता क्योंकि मेरे 2 महिला मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे इन्होंने इसलिए दिए कि वो घरेलू काम के कारण बैठकों में नहीं आ सकती। जी, बोले आप बोलोगे तो मैं नाम भी सार्वजनिक करूंगा उनका। जी, तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भाई साहब हम बैठकों में नहीं आ पाते, हम प्रवास नहीं कर सकते, तो उनकी जगह मैंने 2 आदिवासी महिलाओं को जिला मंत्री का दायित्व दिया है। जी। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि उनकी कहीं उस काम की किसी ने चर्चा नहीं की कि पहली बार उदयपुर देहात जिले में 2 आदिवासी महिलाओं को, एक को जयसमंद से, एक को ओगड़ा से मैंने जिला मंत्री का दायित्व दिया है। जी। तो कहीं न कहीं अच्छाई को देखने वाले अच्छाई को देखते हैं, कहीं न कहीं बुराई को देखने वाले बुराई ढूंढते हैं। जी, ये मेरा अपना मानना है। जी। जहाँ तक आप मयूर ध्वज का आपने नाम लेकर ये प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं, मुझे जानकारी जहाँ तक है, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से मुझे छोड़े हुए काफ़ी वर्ष हो गए जी, परंतु मयूर ध्वज को जब विद्यार्थी परिषद से टिकट नहीं मिला, इसी प्रकार का कुछ था। मयूर ध्वज ने विद्यार्थी परिषद के खिलाफ चुनाव लड़ा। अच्छा, तो और नीरज सांबर जो प्रमोद जी हाँ, सांबर के लड़के हैं, हाँ, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, हाँ, उनके पुत्र को उन्होंने हराया था, जिनको एबीवीपी से टिकट मिला था। हाँ, मुझे ये संज्ञान में बाद में आया जी, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, परंतु आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। प्रमोद जी मेरे बहुत अच्छे, आज के नहीं बचपन के मित्र हैं जी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रमोद जी और हम लोग साथ काम करते थे। जी, प्रमोद जी विद्या भवन में काम करते थे और मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में काम करता था। जी, तो मेरे पड़ोसी भी रहे हैं, अब जाके कॉलोनाइज हो गए हैं। तो हाथीपोल में उनका मकान था, मेरा मकान यहाँ पर, तो हम लोग तो पड़ोसी हैं और एक ही सोनियों की नोरा की शाखा के निकले हुए स्वयंसेवक। जी। तो कहीं न कहीं यदि इस कारण से एक प्रमोद जी के जब चुनाव में, नीरज जब चुनाव लड़ा था जी, प्रमोद जी का बच्चा, जैसे मेरा बच्चा, जी, तो मेरा बच्चा महादेव सिंह चौहान, मयूर ध्वज सिंह चौहान चुनाव लड़ा, परंतु मेरा बच्चा महादेव सिंह चौहान उस समय लॉ का स्टूडेंट था,
उसने और मैंने दोनों ने मिलकर नीरज के पक्ष में बहुत समर्थन से काम किया था। जी। तो हम तो ऐसे लोग हैं जो 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 पार्टी का सिंबल लाता है उसके साथ रहने वाले कार्यकर्ता इसी वजह से तो प्रश्न है ना सर कि जो पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़े उनको आपने जिला मंत्री के पद से नवाजा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया पार्टी का चाहिए। सिंबल नहीं है, उसके पश्चात बहुत सारे लोगों को पार्टी में लिया है जी। और कहीं न कहीं उनकी उस ऊर्जा को देखते हुए इन सब लोगों को पार्टी में एक साथ सक्रिय करने के उद्देश्य से जी ये निर्णय किया गया। और मैं समझता हूँ मैं कोई भी निर्णय अकेले नहीं करता, जी। तो इसके निर्णय के पीछे के बैकग्राउंड में तो मैं नहीं जाऊँगा कि मुझे किसने बताया, किसका सुझाव था जी। परंतु निश्चित रूप से राय ली गई जी। और भी राय लेंगे, राय लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राय के आधार पर चलती है। जी। मैं इस बारे में किसी की आलोचना नहीं करता, परंतु पूर्व के काल में आपने शहरों वाला बात जो कही, जी। पार्टी की अपनी व्यवस्थाएं होती है, पार्टी की अपनी संभावनाएं होती है। जी। अब मैं अवश्य मतदाता मावली का हूँ, मतदाता वहाँ का हूँ, 3 दिन वहाँ रहता हूँ, 3 दिन उदयपुर में इसलिए रहता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या अपनी जॉब करते हैं, जी। है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ से संपर्क में नहीं हूँ, मैं नहीं वहाँ से संपर्क। एक और प्रश्न आपसे, आप ही के कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्हें आपने अभी उपाध्यक्ष के पद से नवाजा, हाँ। आसोलिया जी, उनका ये कहना है कि भाई हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इसलिए हमारा तो डिमोशन हो गया, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनको आपने जिला महामंत्री के पद से नवाज दिया, और जबकि उनका निवास और उनका उदयपुर ग्रामीण या उदयपुर देहात से कोई ताल्लुकात नहीं। आकाश जी वर्षों से उदयपुर देहात जिले में मेरे अनुज भंवर सिंह जी पवार की टीम में भी वो जिला उपाध्यक्ष थे जी। ये कोई आज मैंने नया नहीं बनाया, उदयपुर में रहकर वो पार्टी तो का लंबे समय से वल्लभ नगर से टिकट मांग रहे, बाकी उनका रहवास तो भोपालपुरा में है। नहीं, निवास तो उनका भोपालपुरा में है जी, परंतु वो वल्लभ नगर में उनका प्रवास के नाते लगातार आना जाता रहता है। और जिला महामंत्री कोई वल्लभ नगर का नहीं होता है, एक जिला महामंत्री तो उदयपुर देहात के है ना सर। पूरे जिले में उनका प्रवास रहेगा और प्रवासी कार्यकर्ता है, समय देते हैं पार्टी को। अब निश्चित रूप से 24 घंटे में से न्यूनतम 8-9 घंटे काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, परंतु हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट माना जाए आपकी जो बात से निकल के आया कि जो व्यक्ति संगठन को समय देगा उसे ही संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका से नवाजा जाएगा। निश्चित रूप से आप दायित्व भले उन्होंने संगठन की कभी मुखालफत करी हो या कोई भी व्यक्ति उस पर आक्षेप लगाए कि भाई कोई आर्थिक रूप से संबल है, आर्थिक वाला तो कोई विषय ही नहीं है जी। आर्थिक वाला तो कोई विषय भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं जी। अभी आपने ये प्रश्न उन दोनों महिलाओं के लिए नहीं किया जो बस में बैठकर बैठकों में आती है। मेरी कार्यकारिणी में ऐसे लोगों की संख्या आप पूरी टटोल लीजिए जी। कार्यकारिणी 21 की बनती है, उसमें से 17 लोग ऐसे हैं जो बस में बैठकर बैठकों में आते हैं जी। तो बैठकों में आने के लिए कोई गाड़ी और घोड़ा होना आवश्यक नहीं है, एक आदमी का समर्पण, आदमी का मन होना आवश्यक है जी। तो चंद्रगुप्त सिंह जी ने अपना बिल्कुल स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। अब और कुछ जो इस पूरी कहानी के किरदार है उनसे आपको मिलवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, मैं भी मयूर, ये भी मयूर, तो मयूर ध्वज सिंह जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और अग्रिम भविष्य की आपको शुभकामनाएं। बीजेपी देहात में जिला मंत्री बने हैं जी। शहर में रहने के बाद देहात में जिला मंत्री बनने का ये क्या नया फॉर्मूला ईजाद किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सब उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने, जिलाध्यक्ष जी चंद्रगुप्त सिंह जी, जिन्होंने मेरी इतने सालों की मेहनत देख के, काम देख के उन्होंने मुझे ये दायित्व पर काम करने का मौका दिया है। तो मैं बिल्कुल पूरी मेहनत से उनका काम करूँगा, उन पार्टी का काम करूँगा, और उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। देहात में पद मिला पर रहते शहर में हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देहात में पद मिला है क्योंकि एक्चुअली मेरा गांव है वल्लभ नगर जी। वल्लभ नगर के अंदर से झोड़जी का खेड़ा भटेवर के पास में मेरा मूल गांव है, और वहीं पहले कुछ टाइम तक आना जाना और वहीं रहता था जी। तो और मैंने जब कुछ प्रयास किया था तब भी मैं वहीं लोगों के बीच में वहाँ रहता था, आता जाता रहता था जी। तो इस वजह से देहात की मैं आना जाना लगातार लगा हुआ है, काम कर रहा हूँ उस मेरे क्षेत्र में, उस वजह से मुझे देहात का जी पद दिया गया है।
बीजेपी की एक अग्रिम संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ चुनाव लड़े जी और उसके बाद लंबा संघर्ष रहा और जिला मंत्री बनना कितना संघर्षपूर्ण रहा, और मुखालफत के बाद जो ये इनाम मिला है इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं भी विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था जी विद्यार्थी परिषद में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य का मेरे को दायित्व था जी तो विद्यार्थी परिषद में काम किया, वहाँ से टिकट मांगने का प्रयास था जी, मेरा जी उससे पहले ही ऐसा था कि भाई टिकट नहीं मिला कि नहीं कारणवश, जी तो फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा जी और चुनाव जीत लड़ा और एक रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता मैं। जी तो कहीं न कहीं स्टूडेंट के बीच में मेहनत करी थी जी और स्टूडेंट की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, जी क्योंकि उनके बीच में काफ़ी सालों से काम कर रहा था उनकी समस्याओं को लेकर, जी। किसी न किसी लेकर, क्योंकि 2013 में भी मैं कॉमर्स कॉलेज का अध्यक्ष था जी तो काम कर ही रहा था। तो उन सब स्टूडेंट की सपोर्ट से मैं चुनाव लड़ा और एक रिकॉर्ड वोटों से मैं चुनाव जीता। जी उसके बाद से मैं हिंदू जागरण 2016 से ही मैं हिंदू जागरण मंच में काम जी, कर रहा जी। हूँ और हिंदू जागरण मंच के विभिन्न हिंदू जागरण मंच जो एक आरएसएस का जी शाखा है एक, जी उसमें मैं काम कर रहा था और उसमें विभिन्न दायित्वों पे मैंने काम किया हुआ है, जैसे विभाग प्रमुख युवा वाहिनी का मेरे पास दायित्व था उसमें। जी। अभी वर्तमान में मेरे पास प्रांत युवा वाहिनी का दायित्व था हिंदू जागरण मंच में। तो 2016 से मैं 2024 तक सामाजिक रूप से काम कर ही रहा जो था। बीजेपी के समांतर जो उनकी संस्थाएं हैं, आरएसएस से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनमें आप उनमें कार्यरत हैं। कार्य कर ही रहा था। जी। तो वो कोई प्रश्न तो होता ही नहीं है कि भाई मैं कहीं दूसरी जगह काम कर रहा हूँ और फिर इधर मेरे को ये दायित्व मिला। प्रश्न पूछने की मुख्य वजह यह और है फिर कि आपने एबीवीपी का पूछा जी। तो 2016 से इस विंग में काम कर रहा। 17 में ही भवानी शंकर बोरीवाल को एबीवीपी से टिकट मिला, जी मैंने पूरा जी तन मन धन से उसका साथ दिया। जी फिर जब भी अभी जैसे वर्तमान कुलदीप सिंह जी है एबीवीपी से, तब भी अपन ने सब ने मिलकर साथ दिया उसका। जिस तरीके से मेरे को संगठन ने जिम्मेदारी दी या कहा गया कि ये आपको काम करना है। कुलदीप जी से तो याद आया, कुलदीप जी ने तो अखबार में बयान दिया कि मेरा फोटो लगा दिया पर मुझसे पूछा नहीं। मैंने पढ़ा पूरा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है इस पे, जी जिन पे मुझे भी नहीं पता था जी कि बैनर पोस्टर लगे हैं, जी। ये लगा वो लगा, पर उनकी आपत्ति नहीं है। हो सकता है उनसे बात हुई हो, पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो कि 2016 में जब मैं चुनाव लड़ा उसके बाद से ही मैं संगठन में तो काम कर ही रहा था और जिस तरीके की संगठन द्वारा मुझे बीजेपी के पक्ष में काम करने की जिम्मेदारी मिलती थी, वो जिम्मेदारी से मैं काम करता था। दायित्व नहीं था ना आपके पास? दायित्व नहीं था। बाकी अभी विधानसभा चुनाव में ताराचंद जी के टाइम आपने भी इंटरव्यू लिया, सब बात हुई थी। मैं वही कहना चाहता हूं पार्टी के अंदर तो काम कर ही आप रहे थे, वोट दे रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अच्छी काम बात। कर ही रहे थे। पर दायित्व नहीं था और लंबे समय बाद दायित्व मिला, क्योंकि आपने एक बड़े नेता जिनका मतलब उदयपुर में बहुत अच्छा दबदबा है, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में तो यूँ कहा जाता है कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, और उदयपुर देहात में आप पद लेके आ गए जिला मंत्री का। ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं हमारे। तो जी जो मेरे सामने चुनाव लड़े वो भी हमारे भाई हैं। जी हमने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या भाई है? नववर्ष के प्रोग्राम में जी। हमने 7 एक टीम में मिलके काम किया हुआ है। 3 साल से नववर्ष का प्रोग्राम हो रहा है जी। और अभी भी हमको युवा संयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी इस वाले नववर्ष के प्रोग्राम में, तब भी हमने साथ में मिलके काम किया जी। तो ऐसी कोई हमारे मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, न कोई किसी के द्वेषता प्रति नहीं है। कोई द्वेषता नहीं है। आज कभी भी। चैनल के माध्यम से बता दीजिए, कोई द्वेषता नहीं? मेरी तरफ से तो मेरी तो कोई द्वेषता रही नहीं है जी। केवल एक प्रतिद्वंदी थे और प्रतिद्वंदी के साथ जिस तरह से चुनाव लड़े, बस ये है, बाकी तो कोई कभी द्वेषता रही नहीं है। चलिए, अब एक मुख्य प्रश्न कि आप जिस लॉबी से आते हैं वो हमेशा बीजेपी में द्वितीय पंक्ति में रहे, अग्रणी पंक्ति में नहीं आ पाए, क्योंकि तब तक महामहिम जी का कार्यकाल रहा और महामहिम जी ने भी खुद आपके खिलाफ एबीवीपी का चुनाव होते हुए आपके खिलाफ प्रचार करा था। तब तक आप बीजेपी में सक्रिय रूप से ना आ पाए, पर जैसे ही गुलाब के भरोसे वाला तारा अब चमकने लगा है, जैसे ही ताराचंद जी का राज आया
और आपको वापस दायित्व मिला, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं उस टाइम जब तक गुलाब जी भाई साहब यहाँ, उनके साथ भी जैसे जैसे संगठन द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी, उनके चुनाव में भी 2018 में जो संघ की तरफ से हमें दिशा निर्देश दिए गए थे, तो उनके चुनाव में भी हमने काम किया हुआ है जी। जो संघ द्वारा उस टाइम संघ में दायित्व था जी। RS हिंदू जिस संगठन से जुड़े थे उस संगठन में जो दायित्व मिला उसको उसके द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती थी कि पार्टी में ये काम करना है, इस तरीके का काम करना है, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, किसी भी टोली के किसी भी तरह का काम करना है, तो उस तरीके का हम काम करते थे जी। अभी इतने टाइम से, लंबे टाइम से सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में काम किया जी। भले अभी विधानसभा वाला चुनाव, इसको देखते हुए कहीं न कहीं देहात जिलाध्यक्ष जी ने एक सोचा कि ये अच्छा काम कर सकता है जी। तो उसको देखते हुए मुझे ये दायित्व दिया गया ताकि ये आने वाले समय में और पार्टी के लिए अच्छा काम कर सके, और काफ़ी टाइम से काम कर रहा है तो और भी आगे काम कर सकता है। चलिए, तो हमारी विशेष मुलाकात थी मयूर ध्वज सिंह जी से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि किसी तरह की किसी से भी कोई द्वेषता यहाँ पर नहीं है। हालांकि पार्टी के अंदर खाने में और पूरे बाजार में एक चर्चा है, आम ये है कि जिस तरह से इन्होंने वापसी यहाँ पर करी है, ये लंबी सड़क इशारा है कि काफ़ी लंबा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी वजह से इस लंबी सड़क को हमने बैकग्राउंड में लिया था। लंबा संघर्ष यहाँ पर करा और संघर्ष के बाद जिस तरह की जीत हुई, क्योंकि कद्दावर नेता के पुत्र को चुनाव में शिकस्त देने के बाद जिस तरह से भाजपा के अंदर जिला मंत्री की पद ये लेकर आए हैं, तो युवाओं के अंदर और इनसे जुड़े जो युवा हैं और इनकी जो गुट है उसमें काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ पर है और वे काफ़ी उत्साहित यहाँ पर है। और इसी को लेकर हमने कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो भी कुछ इस तरह से हमने रखा है कि गुलाब के भरोसे वाला तारा अब चमकने लगा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नीरज जी सामर। सर, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत आभार भैया। उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो बीजेपी के अंदर एक अपना अलग वर्चस्व रखता है। सबसे पहले सवाल का तो जवाब दें कि जिस प्रकार से देहात का शहरीकरण हो रहा है, शहर में रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको देहात में पदाधिकारी बनाया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपने कहा कि उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो बीजेपी में अग्रणी हैं या बीजेपी में, मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी की पहचान भारतीय जनता की पार्टी की बदौलत है जी। हम संगठन के एक उस कार्यकर्ता के रूप में हमें सदैव हमने पार्टी में कार्य किया और आज जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है जी। बात रही आपके प्रश्न के उस उत्तर की कि शहरीकरण हो रहा है, तो अधिकतर लोग आसपास के एरिया के ही हैं, रिमोट एरियाज, मतलब सर्वाधिक पदाधिकारी उसी क्षेत्र के हैं। अब कुछ पदाधिकारी या तो उनका निवास वहाँ होगा और एक निवास उदयपुर होगा, ऐसे भी कुछ पदाधिकारी हो सकते हैं। तो ठीक है, आजकल तो उदयपुर की कनेक्टिविटी। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? वल्लभ नगर से टिकट मांग रहे हैं? नहीं, वल्लभ नगर से निवास स्थान भोपालपुरा में है। मूल वो वल्लभ नगर के हैं। सर, वल्लभ नगर कितने दिन रहते हैं वे भी तो आप आकलन करेंगे ना? हर कार्यक्रम में दिखे हैं भाई, हमने जो सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैं आकाश भैया को व्यक्तिगत रूप से जितना जानता हूँ। मयूर ध्वज जी, आपको कौन से देहात के कार्यक्रम में आपको देहात के किस इलाके से दिखे आपको? वो शायद तक वो तो मेरे पड़ोसी के बारे में तो ज़्यादा ध्यान होगा आपने? ध्यान क्या? अच्छा, आप बताएं, मयूर ध्वज को जिस तरह से पार्टी के अंदर जिला मंत्री के पद से नवाजा गया, आप ही के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़े, ABVP के सामने चुनाव लड़े, आपकी शिकस्त उसमें हुई, उसके बाद पार्टी में उन्हें स्थान मिलना क्या न्यायोचित है या नहीं? देखिए, 2015 में मैंने संगठन से टिकट मांगा था जी। संगठन का आदेश था किसी अन्य को टिकट देने का, मैंने उनका सहयोग किया। 2016 में संगठन से टिकट मांगा, मुझे संगठन ने टिकट दिया। 2016 में वो किसी अन्य संगठन से थे और उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, हम आमने सामने चुनाव लड़े। चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में था, वो अध्यक्ष बने सुखड़ा विश्वविद्यालय के। उसके बाद निरंतर मैं तो विद्यार्थी परिषद और फिर भारतीय जनता पार्टी में निरंतर जो भी कार्य कर रहा हूँ, बूथ से लेकर जो मिल रहा है वो कार्य कर रहा हूँ। बात रही उनकी नियुक्ति को लेकर, तो मेरा ये मानना है उसमें तो कि अब उनकी नियुक्ति देहात में हुई है जी।
तो उसका संपूर्ण आपको जानकारी देहात के जिलाध्यक्ष जी देहात के जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई सर, वही दे पाएंगे, पर क्योंकि आपसे सिर्फ ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति संगठन के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी में जगह मिलना कितना न्यायोचित है? कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अभियान है। कांग्रेस के तो वो कभी थे ही नहीं, वो तो अभी भी हिंदू जागरण मंच से हैं। मूलतः तो एनएसयूआई के मतलब कभी NSU से कांग्रेस से अब वो तो टिकट मौका मांगा था। परस्ती होती ना सर, उसे तो मौका टिकट परस्ती मांगा कहा था। जाती। हाँ। आप किस विचारधारा से हैं? पर देखिए आपको मेरा ये टिकट मानना नहीं है, मिला। देखिए जागरण मंच में आ गए थे, ठीक है ना, आप स्वयं कह रहे हैं कि वो हिंदू जागरण मंच में आ गए थे, तो अब कार्यकर्ता वो हिंदू जागरण मंच कहते हैं, ये तो जैसे मुझे जहाँ तक इसका जो सिस्टम पता है, जैसे विद्यार्थी परिषद से भी किसी कार्यकर्ता को लिया जाता है तो वहाँ से उसको मुक्त किया जाता है कि भाई आप आज से आप दूसरे क्षेत्र में काम करेंगे, तो उनको किया होगा तो वही बता सकते हैं, या तो वो बता सकते हैं या वो बता सकते हैं। मैं तो केवल नीरज जी सामर से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, मयूर ध्वज जी को भी आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, हाँ, यो तो मेरे सामने कृष्णपाल सिंह जुमलावत भी लड़े। किसी भी व्यक्ति ने अगर संगठन के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसे संगठन में जब पोस्ट मिलती है या उसे दायित्व दिया जाता है, तो इसे कितना न्यायोचित मानते हैं? किसी भी व्यक्ति, जैसे आज कोई भी व्यक्ति संगठन से चुनाव लड़ा और जो व्यक्ति उसके सामने चुनाव लड़ा किसी अन्य दल से और वो आके फिर उसी के संगठन में पद पे कार्य करता है, तो साथ वाले जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनके मन में एक निराशा का भाव जरूर आता है जी। कि यार हमने जिसके खिलाफ नारे लगाए आज वो हमारे लिए हमारे सामने आके बैठेंगे। पर आज की बढ़ती राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार का दौर चल रहा है सब जायज़ हो गया है। आपके समकक्ष तो ये समस्या आ गई कि जो आपके सामने चुनाव लड़े आज वे सभी बीजेपी के सदस्य, जैसे कि कृष्णपाल सिंह जी चुंडावत, वो उन्होंने ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करी बीजेपी जयपुर में जाके, हाँ। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, उनको प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी ज्वाइन करी जी। वो किसी पद पर नहीं आए, वो चित्तौड़ में आप उनके सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, हाँ, कि वो रेगुलर चुनावों में दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज तक उनको भाजपा ने कौन सा पद दिया जी? कोई पद नहीं दिया, पद थोड़ी दिया, उन्होंने हमारी विचारधारा को कबूल किया कि भाई मेरे को भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा समझ में आ रही है, तो मैंने उस पार्टी में जाने का निर्णय किया। विचारधारा के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दायित्व तो मिलता है, तो जो आज उस समय के जो कार्यकर्ता है, तत्कालीन जो कार्यकर्ता थे, उनके मन में निराशा का भाव वो इसलिए आता है हुक्म कि उसका कारण है, आप विचारधारा के साथ आएंगे किसी को तकलीफ नहीं है, आप सीधा पदाधिकारी बन के आएंगे तो जो लोग उस विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरे नहीं और किसी भी संगठन में जी, ये विषय हो सकता है जी, तो वो निराशा आती है लोगों में जी। अच्छा, एक मुख्य किस्सा आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो आपको किस्सा बता दूं। उदयपुर से लगता हुआ एक इलाका है गोगुंता, हाँ, वहाँ पर एक बहुत ही कद्दावर नेता है, उनके पुत्र को जब तत्कालीन सीआई जो सुखेर थाना में लगे थे, उन्होंने किसी विषय के में गिरफ्तार उन्हें किया, ठीक है, तो उसके बाद उन नेता का इतना प्रभाव था कि वो सीआई वापस कभी उदयपुर की सरजमी पर कहीं नियुक्त नहीं हो पाए। हालांकि सीआई साहब के काफ़ी प्रयास रहा उदयपुर की सरजमी पर आने का, पर वो मुकम्मल ना हो पाए। उसी तर्ज पर आपके भी पिताजी का इतना वर्चस्व है इस पूरे इलाके में, उसके बावजूद अगर आपके जो प्रतिद्वंदी रहे, क्योंकि आपके समय में तत्कालीन जो विधायक थे उदयपुर शहर के, जो राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं और उस समय शायद गृह मंत्री थे, उन्होंने भी आपके लिए वोट वहां मांगे थे। अभी वे जब से विधायक पद से मुक्त हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से नए विधायक जी का आगमन यहाँ पर हुआ और जो एक पूरा गुट जो द्वितीय पंक्ति में रहता था, अब वो अग्रणी पंक्ति में आ रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर चले चलो जी। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसको भरपूर अपने अथक प्रयासों से पूर्ण करने का प्रयास करूँगा जी। दूसरी चीज़ आपने कहा कि वर्चस्व वाली जो बात है जी, मैं कहूँगा कि मैंने या आप अगर बाजार में भी किसी से भी पूछेंगे, व्यवहार से, वाणी से, किसी एक चीज से अगर आपको ऐसा वर्चस्व की कोई बात लगे कि कोई दड़ा के धमका के गलत तरीके से ऐसा कोई कार्य कभी मतलब वर्चस्व जो भी रहा धमकाने को तो वर्चस्व का ही नहीं जाता, वर्चस्व का आदमी का व्यवहार ऐसा होता है कि उसके सामने किसी के अगर मेरे फादर का आप कहते हैं वर्चस्व है, वो उन सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है जी।
उन जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है और उनकी वजह से है। हमारा मूल प्रश्न का कारण ये है हाँ। कि शहर में निवास करने वाले को देहात से जिला मंत्री बनाया जाता है, और देहात वो इलाका है जो आपके पिताजी का, मतलब आपके पिताजी वहाँ पर उनके हर जो विधायक हैं वो उनके साथ के हैं और आज की तारीख में विधायक हैं। जी देखिए, मेरे पिताजी 1989 में उदयपुर राजसमंद संयुक्त जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बन गए थे। जी। उसके बाद से उन्होंने वागड़ और जहाँ भी संगठन ने बाई इलेक्शंस में, चाहे सागवाड़ा बाई इलेक्शन हुआ हो, चाहे दूसरे इलेक्शंस हुए हो, चाहे संगठन का कार्य हुआ हो, तो मैंने भी उनको देखा है कि 10-10, 15-15 दिन के प्रवास उस क्षेत्र में रहे, और कार्यकर्ताओं से अटूट प्रेम भी है, संबंध भी है। आज भी उनके फ़ोन पे किसी के ब्लड के लिए या एडमिशन के लिए फ़ोन आता तो वो मेरा नंबर देता है कि भाई हॉस्पिटल में नीरज बात कर लेगा ब्लड के लिए। ये तो कार्यकर्ताओं का प्रेम है, कार्यकर्ताओं के प्रति आप कितना सतर्कता से उनके कार्य को करते हैं उसका विश्वास है। और बात रही, आपने मुझे कहा कि मेरे चुनाव में आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने वोट मांगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1975 में वो हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। तो वो मूलतः हमारे ही संगठन के हैं जी। तो उन्होंने मांगे। उन्होंने एक, हमारे यहाँ परंपरा है, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर लोग भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग के रूप में एबीवीपी को देखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग युवा मोर्चा है। जी। स्टूडेंट विंग एबीवीपी राष्ट्रीय संघ संयोग द्वारा निर्मित की गई है। जी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिक्स कर दिया जाता है क्योंकि एक वो आम धारणा बन चुकी है। जी। हाँ। अब एक मुख्य प्रश्न आपसे, वाक्य को समझ के उसका उत्तर दीजिएगा। वाक्य को समझ के उसका उत्तर। गुलाब के भरोसे वाला तारा अब खुद चमकने लगा। जो कार्यकर्ता द्वितीय पंक्ति में थे या जो गुट लंबे समय तक राजनीति से दूर थे, ना तो उन्हें कोई दायित्व मिल रहा था, हालांकि राजनीति क्षेत्र में सक्रिय थे पर दायित्व से दूर थे, अब उन्हें दायित्व मिलने लगे, तो क्या ये मानते हैं कि नए विधायक जी अब खुद के फैसले खुद लेने लगे? मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट से जीने वाली पार्टी है, उस विचारधारा की पार्टी है जी। नेशन फर्स्ट की भावना से काम करती है जी। भारतीय जनता पार्टी में आपने ये देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ, ये मेरे दिल पे हाथ, आप बोलिए, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, और जिसने जीवन में गलतफहमी पाली वो एक समय के बाद उसका निर्णय पार्टी ने स्वयं कभी ना कभी कर दिया। पर जिसने निर्णय करने की ठानी, हाँ, उन सब के निर्णय हो गए, तो हो गए, उनके निर्णय हो गए। मैं आपकी बात हो गई, मैं यही कह रहा हूँ कि संगठन बड़ा व्यक्ति छोटा। मेरा प्रश्न अभी भी आपने उसका उत्तर नहीं दिया, आप उसको टाल गए। नहीं, कहाँ टाला, मैं तो जवाब दिया ना। मैं तो कह रहा हूँ ना कि संगठन बड़ा व्यक्ति छोटा। अब आपको लगता है कि अब मौजूदा विधायक जी अपने फैसले खुद लेने लगे हैं? भाई विधायक जिस प्रकार से मयूर ध्वज की नियुक्ति हुई, नहीं, आप इसको, आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स नहीं कर सकते हो। मेरा मानना, आपने कहा विधायक जी फैसले ले सकते हैं, तो विधायक जी खुद के फैसले लेने लगे तो लेंगे ना। विधायक बनाए उदयपुर की जनता ने, तो उनको लेने ही पड़ेंगे ना हुक्म। तो मयूर ध्वज, वो जनता के जो फैसले उनको लेने ही पड़ेंगे। जनता का फैसला नहीं था, आपकी पार्टी का फैसला। पार्टी का फैसला हमारे जिला अध्यक्ष जी लेते हैं। आपको एक वाक्य बताता हूं मैं जी। आप 2014 की भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिएगा, जब आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और राजनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी, ठीक है, तो उसमें सर्वप्रथम मोदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी आपसे बात करेंगे। जीतने के बाद, जब 2019 में का मैं समय बोल रहा हूँ, ये लोकसभा चुनाव के बाद, जीतने के बाद जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मीडिया ने कुछ सवाल पूछे, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इसका जवाब देंगे। तो हमारे यहाँ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की जो हायरार्की है, उसमें सत्ता के एमएलए एमपी बाद में है, पहले संगठन। नीरज किसामर, बिल्कुल ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ नेताओं के कहने पर मयूर ध्वज को जिला मंत्री के पद पर नवाजा गया? मेरा यह मानना है, इसका संपूर्ण विवरण और जानकारी जिन्होंने उनकी नियुक्ति दी है वो आपको अच्छे से बता पाएंगे।
अब उन्होंने क्या जवाब तो दिया आप इसके बारे में? कार्यक्रम देखिएगा तो आपको ही मालूम अरे पड़ेगा बिल्कुल, उनका आपके क्या तो हर था। कार्यक्रम देख रहे हैं जी। अभी तो आपके हर कार्यक्रम देख ही रहे हैं जी। और ऐसा कभी मेरे को मौका लगा नहीं कि जब शहर के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे इन न्यूज ने उठाया नहीं हो। जी भाई आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, चाहे भाई वो मेरी कुछ विषय मेरे समझ के बाहर के हो सकते हैं, मेरी पसंद के बाहर के हो सकते हैं, परंतु आप हमेशा उठाते हैं और यही मैं मानता हूँ कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, जी जिसलिए आज हमारा देश विश्व में नंबर 1 पे जा रहा है। तो इसीलिए जा रहा है कि हमारे यहाँ पे मीडिया बायस नहीं है, मीडिया हर चीज़ उठाता है, चाहे मेरे खराब होगा तो वो भी उठाया होगा, चाहे मेरा अच्छा हुआ होगा तो भी उठाया होगा। तो यही तो हमारी इस लोकतंत्र की खूबसूरती है जो आज हमारा देश इतना निरंतर आगे बढ़ रहा है। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी नीरज जी सामर्थ्य, जिन्होंने स्पष्ट करा कि अगर किसी भी व्यक्ति को दायित्व मिलता है जो संगठन के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उनकी वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर थोड़ी सी निराशा यहाँ पर जरूर होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो संगठन के लिए कार्य करता है उसे मौका मिलना चाहिए और साथ ही में विधायक जी की बात पर भी स्पष्टीकरण यहाँ दिया कि विधायक बने हैं तो फैसला तो उन्हें लेना पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति अगर ये मद पालता है कि वो व्यक्ति सर्वे सर्वा है तो पार्टी उसका फैसला तुरंत यहाँ पर कर देती है। अब आप भी इस कार्यक्रम को देखने के बाद जरूर बताइएगा कि क्या गुलाब के भरोसे वाला तारा खुद चमकने लगा या नहीं।